हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका केवल दर्जी। और आज हम बात करने वाले आखिरी टॉपिक है आपका, जो मॉड्यूल नंबर 2 का है, जो बहुत बड़ा है। 16 पेज का करीबन टॉपिक है। आई नो कि उसमें दो आपके प्रैक्टिकल सम भी आपको कवर कर किए गए हैं, और बाकी का जो भी आपका मेन चीज मैं बता दूं कि भाई आपका प्रैक्टिकल सम आपको कहाँ से करना है। बाकी के मैं इसमें प्रैक्टिकल सम नहीं करवाने वाला हूँ, वो आपको भी पता है। ओके, सो मेन आपको कहाँ से करना है, सो वो मैं आपका जब लास्ट में जब पेपर एनालिसिस में रखता हूँ मॉड्यूल वाइज, तो उसमें आपको मैं सारी चीज में आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। मैंने एक पीडीएफ बना के रखी है, तो वो पीडीएफ भी आपको, वो जो मॉड्यूल नंबर 2 का जो क्या रहेगा पेपर एनालिसिस, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो फिर वैसा मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा और कंपेरिजन के साथ में बनाने वाला हूँ, तो बहुत मजा आने वाला है। तो ठीक है, अभी लास्ट टॉपिक है हमारा 2.7, जो कि आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बहुत इजी टॉपिक है, और ये सारी टॉपिक्स आपने इंटर में पढ़ के आए हो। ओके, इंटर के एफएम में आप पढ़ के आए हो। ये थियरी सारी सारी की सारी थियरी वहां से कॉपी पेस्ट किया गया है। ओके, कुछ नई चीज यहाँ पे नहीं बोली गई है, कुछ नया पॉइंट आपको नहीं बताया गया है। सेम चीज आपने जो इंटर में पढ़ा, वही चीज आपको फिर से यही एंटरप्रेन्योरशिप में भी आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, सो आई होप सो गाइस कि ये इसमें मैं एक चीज कर सकता हूँ कि हम दो चीज कर सकते हैं कि भाई इसमें वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट में मैं आपको जो भी इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है वो कवर करके, बाकी सारी जो चीज है वो आपको मैं क्या करवा दूं कि आपको एज खुद से पढ़ने के लिए दे सकता हूँ, या तो फिर मैं कुछ ना कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा पूरा टॉपिक आपका सेम चल रहा है, सेम है। ओके, मैं आपकी इंटर की मॉड्यूल पे डाउनलोड करके आपको मैं दिखा सकता हूँ कि आपका पूरा टॉपिक वहीं से लिया गया है। कोई भी चीज आपका अलग से आपके बात नहीं की गई है। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर मुझे सिर्फ आपके लिए भेज आपको दे देना चाहिए कि भाई आप इसको खुद से पढ़ लो। ओके, और बात रही कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या होता है क्या नहीं, वो मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन में आपको बात कर लेता हूँ। ठीक है, फिर ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आप खुद से कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें से आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से एक प्रैक्टिकल सम आता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से थियरी का टॉपिक आना थोड़ा बहुत नामुमकिन है, और पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही टॉपिक में से, एक ही मॉड्यूल में से करीबन 10 मॉड्यूल आपके सेकंड सेकंड मॉड्यूल में है। ओके, तो सिर्फ 2.7 से ही आपके दोनों क्वेश्चन यानी 14 मार्क्स का वेटेज ये अकेला नहीं रख सकता, क्योंकि बाकी सारे जो चैप्टर है वहीं से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो वहां से भी आपके क्वेश्चन ऑब्वियसली बन सकते हैं, और इफ पॉसिबल भी होगा कि भाई 14-14 मार्क्स के यहाँ से भी बन सकते हैं। ओके, सो मेन चीज क्या होता है कि भाई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, तो थोड़ा बहुत इंट्रो बता के फिर मैं इसको शायद क्लोज कर दूंगा। ओके, तो आपको ऑब्वियसली इंटर वाला पार्ट पोर्शन है पूरा, तो फिर मुझे लगता है कि भाई इसमें मुझे कुछ और एडिशनली बताने की जरूरत नहीं है। क्यों आपका भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो। ये वीडियो करीबन 16 पेज का है, तो करीबन मुझे बनाने में 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा। ओके, बट मैं वही सोच चीज देख रहा हूँ कि भाई आपको ये इजीली आप पढ़ के भी इसको कवर अप कर सकते हो, तो फिर आप क्यों इतना टाइम अपने वीडियो में, आप लेक्चर में इसमें देखें। तो उससे अच्छा कि मैं थोड़ा बहुत बता के आपको यहाँ पे वीडियो का मैं एंडिंग कर दूंगा। ठीक है, तो मेन चीज क्या होता है कि भाई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या होता है, भाई सपोज करो सिंपल शब्दों में बात करूं, तो भाई वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि भाई एक कंपनी जो है, ओके, भाई कंपनी के शॉर्ट टर्म असेट या तो फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के बीच का जो डिफरेंस रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। मतलब कि भाई एक बिजनेस के पास जितना पैसा और रिसोर्सेस है अपने डे टू डे ऑपरेशन स्मूथली चलाने के लिए। ओके, बट अब सवाल आता है कि भाई वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना इतना जरूरी क्यों होता है, तो समझो कि क्योंकि भाई अगर एक कंपनी के पास अपने जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए अपने पैसे है या ना हो, ओके, तो भी बिजनेस रुक सकता है। ओके, चाहे उसका प्रॉफिट कितना भी हो। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस चीज को। ठीक है, शायद आपको इसमें समझना आया, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो एक किराने की शॉप है, किराने यानी पता है ना कि जहाँ पे आप ग्रोसरी वाली सारी चीजें आपको मिलती है, तो वो किराने की एक शॉप है। तो भाई जिसमें जो ओनर के पास आपका स्टॉक तो बहुत है, ओके, बट कैश कम है। उसके पास क्या है, स्टॉक ज्यादा है कि भाई बहुत सारी चीजें उसके पास आइटम पड़ी है, बट उसके पास कैश ही नहीं है। तो कस्टमर आते हैं, पर उन्हें माल जो लाइक गुड्स वगैरह जो भी है माल, वो देने के लिए आपका जो नए सप्लायर्स को पेमेंट करना पड़ता है। ओके, अगर सप्लायर को पेमेंट टाइम पर ना मिले, तो भाई नया स्टॉक नहीं आएगा, और इसका मतलब है कि भाई बिजनेस रुक भी सकता है। लाइक भले ही आपका देखने में आपका दुकान पर सामान पड़ा हो। ओके, पर इसलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मेन पर्पस होता है कि भाई हेल्दी बैलेंस मेंटेन करके रखना है, ताकि कंपनी के पास अपने डे टू डे खर्चे, सप्लायर पेमेंट या शॉर्ट टर्म नीड्स जो है, वो हमेशा इनफ लिक्विडिटी में रहना चाहिए। इन शॉर्ट कि भाई जो ऑक्सीजन फॉर बिजनेस होना चाहिए ना, वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल। यानी बिना ऑक्सीजन के हम इंसान जिंदा नहीं रह सकते, टाइम सर्वाइव नहीं कर सकते। वैसे ही पैसे के बिना, ओके, बिना प्रॉपर वर्किंग कैपिटल के बिना बिजनेस भी आपका ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर सकता। ओके, सो गाइज, आई होप सो कि आपको पता चल गया कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, और आई होप सो कि आपको यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपने इंटर का पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ पे दिया है, तो आई होप सो कि आप वहीं से लाइक वो जो पढ़ा था, तो उसको भी थोड़ा बहुत रिकॉल करके, थोड़ा बहुत खुद से पढ़ के आप इस चीज को कर सकते हो। इफ आपको कहीं पर भी आपको दिक्कत आता है कि भाई मुझे सर इसमें पॉइंट में दिक्कत आ रहा है, या इस चीज में दिक्कत आ रहा है, ओके, तो मैं बता दूंगा। और चलो मैं थोड़ा बहुत नया एडिशन कर देता हूँ कि ये जो टेक्निक्स है फॉर द इन्वेंटरी मैनेजमेंट, तो इसका मतलब मैं सारी चीज को आपको बता देता हूँ, तो आपका भी थोड़ा पोर्शन में कम करवा दूंगा। ठीक है,
सो इससे भी आपका भी थोड़ा बहुत मदद हो जाएगा, मेरा भी चीज़ में थोड़ा पता चल जाएगा कि भाई क्या है, मुझे भी एग्जाम तो देनी है ना, तो आपका भी कवर हो जाएगा, मेरा भी कवर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या है टेक्निक्स फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट में, जस्ट 1 मिनट थोड़ा पानी पी के हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके गाइस, चलो। तो टेक्निक्स फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि भाई जो इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी माल या तो फिर गुड्स या तो फिर सामान आपके पास स्टोर में रखा है, बट जैसे रॉ मटेरियल है, बट ओके काम में चल रहा है, काम में चल रहा है का सामान क्या वर्किंग प्रोसेस एंड फिनिश गुड है। ओके, तो ये तीन चीजें आप क्या करते हो आपके पास स्टोर में रखा होता है, बट इन्वेंटरी मैनेजमेंट का मेन काम होता है कि भाई सही अमाउंट में स्टॉक रखो, ना कम ना ज्यादा, ताकि पैसा भी आपका वेस्ट ना हो और आपका जो प्रोडक्शन स्मूथली चले, और दूसरी चीज उसका स्टोर करने का भी जो कॉस्ट आता है वो भी आपका ज्यादा ना हो। इसीलिए आपको एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट आपको करना चाहिए, उसकी टेक्निक्स होती है, तो उसकी टेक्निक्स बहुत सारी है। तो पहली टेक्निक आपका ईओक्यू, जो आप पढ़ते हैं आपको पता है कि ईओक्यू है, तो ईओक्यू इन्वेंटरी मैनेजमेंट की एक टेक्निक है। ओके, अभी इसमें क्या होता है, ईओक्यू का मतलब क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो तो सबको पता है, बट ईओक्यू का मतलब है कि भाई इतना ऑर्डर दो कि भाई ऑर्डरिंग और आपका जो स्टॉक रखने का जो कॉस्ट है वो दोनों कम हो, जो मैंने पहले बता दिया। अगर बार बार आप छोटे ऑर्डर करोगे तो फिर आपका जो ऑर्डरिंग का जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगा, और अगर एक ही बार में बहुत बड़ा ऑर्डर कर लिया तो आपका जो स्टॉक रखने का जो कॉस्ट है वो भी आपका ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो मेन चीज है कि आपको ईओक्यू से आपका ये बैलेंस मिलता है। सो ईओक्यू से आप क्या कर सकते हो कि कितना क्वांटिटी मंगवाना है एक बार में, या तो फिर कितनी बार आपको मंगवाना है, ओके कितनी क्वांटिटी, वो सारी चीज आपको आइडेंटिफाई करवा देता है। इसलिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट का एक बहुत बढ़िया अच्छा है। फिर आता है आपका फिक्सिंग लेवल मटेरियल। सो फिक्सिंग लेवल मटेरियल में क्या होता है कि भाई फिक्सिंग लेवल मटेरियल में आपको इन्वेंटरी में कुछ स्टॉक लेवल सेट करने जरूरी होते हैं। लाइक फर्स्ट है आपका मिनिमम, मैक्सिमम, रिकॉर्ड एंड डेंजर। तो मिनिमम लेवल में क्या होता है कि भाई सबसे कम स्टॉक जो हमेशा रखा जाए, इसके नीचे आपका प्रोडक्शन रुक सकता है। तो मिनिमम मैक्सिमम लेवल पे यानी कि सबसे ज्यादा स्टॉक जो रखा जाता है जो रखा जा सकता है, लाइक इससे ज्यादा रखा तो भाई आपका पैसा भी ब्लॉक हो सकता है, तो इतना रखना है। फिर रिकॉर्ड लेवल यानी जब स्टॉक इस लेवल तक गिरता है नया ऑर्डर लगा देना है। ओके, लाइक एक बेंचमार्क सेट कर दो कि भाई इतना स्टॉक आ जाए तो फिर से आपको रीऑर्डर कर लेना चाहिए। तो वो है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल यानी अगर स्टॉक जो है वो क्रिटिकल हो जाए, ओके इमरजेंसी ऑर्डर लगाना पड़ता है, तब वो होता है आपका डेंजर लेवल। तो ये सारी चीजें भी आपको फाइंड कर लेनी चाहिए। फिर होता है आपका एबीसी इन्वेंटरी कंट्रोल। एबीसी इन्वेंटरी कंट्रोल में क्या होता है कि भाई इन्वेंटरी को इंपॉर्टेंट आइटम्स के हिसाब से आपको डिवाइड करना है, लाइक ए आइटम्स, बी आइटम्स, सी आइटम्स के हिसाब से। ओके, यानी ए आइटम्स में क्या आता है, हाई वैल्यू कम क्वालिटी। क्या बोला मैंने, ए बी सी। उसे ए बी क्या आता है, हाई क्वालिटी, हाई वैल्यू, हाई वैल्यू और कम क्वांटिटी। ओके, बी में क्या आता है आपका कि भाई मीडियम वैल्यू, मीडियम वैल्यू और आपका मीडियम क्वांटिटी, मीडियम वैल्यू मीडियम क्वांटिटी। और सी में क्या आता है आपका, लो वैल्यू है और ज्यादा क्वांटिटी। ओके, सो इससे सबसे आपका इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो और इसमें क्या होता है कि आपको जो पॉइंट है ए है, तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान देना है। ओके, फिर बी में आपको क्या है कि मॉडरेट आप ध्यान दे सकते हो, और सी में आपको कम ध्यान देना है। लाइक सपोज करो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में आपको टीवी या तो फिर एसी है। ओके, सो वो इसमें ए आइटम्स क्या है, रिमोट कंट्रोल्स, बी आइटम्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में आपके टीवी और एसी जो है वो ए आइटम्स है, ओके जिसकी हाई वैल्यू है और कम क्वांटिटी है अभी हमारे पास। फिर रिमोट कंट्रोल्स की बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा, बी आइटम्स, कि जो मेरे पास मीडियम है और मीडियम वैल्यू और मीडियम क्वांटिटी भी है, और उसमें मैं मॉडरेट ध्यान दूंगा। बट जो कैटेगरी सी है तो उसमें बैटरीज आ गया, ओके कि जिसमें लो वैल्यू है बट ज्यादा क्वांटिटी मेरे पास है। ओके, फिर आता है आपका परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि भाई ये सिस्टम जो है ना वो रियल टाइम स्टॉक चेक करता है। ओके, लाइक जब भी सामान आए या निकले तो इन्वेंटरी अपडेट हो जाता है, तो रियल टाइम आपको स्टॉक बनाने के लिए परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम आपका यूज होता है। फिर होता है आपका वेद क्लासिफिकेशन। वेद यानी पता है आपने इंटर में भी पढ़ा था, विटाल, एसेंशियल, डिजायरेबल। विटाल, एसेंशियल, डिजायरेबल। विटाल यानी क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक शॉर्टेज से आपका काम भी रुक सकता है, वैसा वाला। एसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट है लेकिन शॉर्टेज में मैनेजेबल हम कर सकते हैं। डिजायरेबल में यानी डिजायरेबल में क्या होता है कि भाई कम इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ कि भाई हॉस्पिटल और क्रिटिकल फैक्टर्स में यूज कैसे होता है ये वेद एनालिसिस। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, सपोज करो कि वेंटिलेटर है, ओके तो वी में आएगा। वी में क्यों, कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका शॉर्टेज आपको हुई तो आपका काम भी रुक सकता है, किसी पर्सन की जान भी जा सकती है कि वेंटिलेटर आपका नहीं अवेलेबल हुआ तो। फिर ई होता है, ई यानी आपका एसेंशियल। तो उसके लिए ग्लव्स ले लो। ओके, ग्लव्स यानी कि हॉस्पिटल में सपोज करो कि भी इंपॉर्टेंट तो है बट शॉर्ट हुआ आपके पास तो वो मैनेजेबल हो सकता है। ओके, लाइक आपके पास सपोज करो कि आप दो लाइक ग्लव्स यूज करते हो तो एक से आप यूज कर सकते हो अभी के लिए, जब तक आपका स्टॉक नहीं आ जाता तब तक। ओके, सो ऑब्वियसली बात है कि आपका वो ग्लव्स है वो एसेंशियल भी है, एसेंशियल है, लाइक वो इंपॉर्टेंट है बट शॉर्टेज में मैनेजेबल हो सकता है। डी में क्या है,
डिजायरेबल यानी कम इंपॉर्टेंट। तो आपका जो हॉस्पिटल है तो उसमें स्टेशनरी आइटम होगी तो वो कम इंपॉर्टेंट है, वहां पे स्टेशनरी आइटम की बहुत उनको को जरूरत नहीं रहेगी, रिसेप्शनिस्ट के पास जितना रहेगा तो उतना ही रहेगा, उसके अदरवाइज डॉक्टर को थोड़ी जरूरत पड़ने वाली है बहुत सारी स्टेशनरी की, तो वो लेस इंपॉर्टेंट है, तो उसको कम पे ध्यान दो, कम इंपॉर्टेंट है तो वो डिजायरेबल है। तो यहाँ से वेट क्लासिफिकेशन होता है कंपनियों में, हॉस्पिटल में, बहुत जगह। फिर होता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम अपने अपने एससीए में भी पढ़ा है। ओके, जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है कि भाई एग्जैक्ट सामान एग्जैक्ट टाइम पर ऑर्डर करना, ताकि आपका स्टॉक भी कम रहे और पैसा वेस्ट ना हो, और आपका जो आपको स्टोर करना पड़ेगा, अभी सपोज करो आपने ज्यादा ऑर्डर तो कर दिया रॉ मटेरियल, ओके ओके, बट आपका उतनी डिमांड नहीं है तो वो स्टॉक पड़ा रहेगा, तो वो आपका पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा। दूसरी चीज, आपने स्टॉक तो ज्यादा मंगा लिया, ओके, बट अभी आपका जो स्टोरिंग कॉस्ट है तो वो भी आपका ज्यादा लग रहा था, तो आपको अभी वो भी आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ऐसे आपको जब आपको ऑर्डर मिले तब आप रॉ मटेरियल मंगवाओ, उसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम, तो वो आपने एसए में भी पढ़ा होगा। फिर होता है फास्ट एफएसएन एनालिसिस, यानी फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। एफ यानी फास्ट मूविंग, एस यानी स्लो मूविंग, एन यानी नॉन मूविंग। यानी फास्ट मूविंग आइटम्स पे फोकस करो, स्लो मूविंग आइटम्स जो होता है वो उस पे आइटम्स का डिसीजन, सेल्स, ओके, और डिस्काउंट या तो फिर डिसकंटिन्यू करना चाहिए। यानी सपोज करो ग्रोसरी स्टोर में आपका मिल्क है जो, ओके, वो फास्ट मूविंग है, ओके। फिर जो कैन फूड मिलता है, लाइक कैन में जो फूड मिलता है ना, लाइक बहुत जगह ऐसा होता है, लाइक मैगी अभी स्टोर करके आप रख सकते हो वगैरह, तो वो स्लो मूविंग है। और एक्सपायर्ड सोर्सेस वगैरह है वो नॉन मूविंग है, ओके। फिर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो ये क्या होता है कि भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेसिकली ये चेक करता है कि भाई आपका जो स्टॉक एक साल में कितनी बार बिकता है, ओके, मार्केट में सेल होता है और रिप्लेस होता है। एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है कि भाई, क्योंकि ये बताता है कि भाई आपका जो पैसा है वो इन्वेंट्री में कितना इफेक्टिवली यूज हो रहा है, ओके। लाइक हाई टर्नओवर का मतलब इसमें क्या होगा कि भाई स्टॉक जल्दी बिक रहा है, प्रोडक्शन और सेल्स स्मूथली आपका चल रहा है और आपके पैसे भी आइडल नहीं है, ओके। और लो टर्नओवर का मतलब है कि भाई स्टॉक ज्यादा टाइम तक आपका पास पड़ा है, माल बेचा नहीं जा रहा है, डिले हो रहा है उसमें, और पैसा भी आपका वेस्ट हो रहा है, ओके। सो इसमें एग्जांपल मैं बताता हूँ भाई, सोचो एक किराने का स्टोर चलता है, और ओके, और अगर आपके स्टोर में आटा है, शुगर है, ऑयल है, और वो सारी चीजें बिकती रहती है, बार बार ऑर्डर आप लगाते हो, ओके। सो यहाँ पे आपका जो स्टॉक टर्नओवर हाई है, क्योंकि पैसा और स्पेस दोनों इफेक्टिवली आपका यूज हो रहा है। अगर माल आपका रुकता है, ओके, इफ आपका माल सेल ही नहीं हो रहा है, लाइक ये जो मैंने बोला आटा, शुगर, ऑयल है, वो जल्दी नहीं बिकता है, तो आपका क्या होगा, स्टोर रहेगा, लाइक स्टॉक आपका पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉक टर्नओवर जो है वो लो है, ओके। तो इससे क्या हो सकता है, आपका लॉस और प्रॉब्लम भी आपका क्रिएट हो सकता है। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको टेक्निक्स फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको पता चल गया होगा, और सारी चीजें देखो आपने इंटर में देखी है, ओके। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, ओके। यहाँ पे ये जो फॉर्मेट दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है फॉर द सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करते थे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज हमको फाइंड करना रहता था, और उसका वर्किंग कैपिटल कैसे, ए माइनस बी, यानी करंट एसेट में से आपका करंट लायबिलिटी बात कर दो, और उसमें आपका फिर रिजर्व फॉर कंटीजेंसी आपको करना पड़ेगा, तो अब आपको क्या मिल जाएगा, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी आप बात कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अभी रिजर्व फॉर कंटीजेंसी है वो शायद किसी को पता ना चले, तो मैं बता देता हूँ कि भाई रिजर्व फॉर कंटीजेंसी क्या होता है। तो रिजर्व फॉर कंटीजेंसी का मतलब ये होता है बेसिकली कि भाई इमरजेंसी के लिए आपको रखा हुआ पैसा, उसको बोलते हैं रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, ओके। तो सोचो, क्योंकि आपके पास एक बेकरी है और आप डिलीवरी का काम करते हो, ओके। सो इंग्रेडिएंट्स आपको खरीदना, स्टाफ को सैलरी देना, बिल्स पे करना, ओके। और अब इमेजिन करो कि भाई एक दिन आपका जो ओवन है या तो फिर कोई भी चीज है कि जो आपका बेकरी में आपकी खराब हो जाती है, ओके, और उसको रिपेयर करने का खर्च आपका ज्यादा लग रहा है, ओके। तो अगर आपके पास पहले से आपका रेवेन्यू का पैसा जो था, उसमें से आपने ये थोड़ा बहुत बचा के रखा था इमरजेंसी फंड के लिए, तब उसको यूज कर सकते थे, बट अभी आपने बचा के नहीं रखा, तो आपका काम भी रुक सकता है, आपकी और जो रेवेन्यू आप कमा सकते थे आगे, तो वो भी आपका रुक सकता है, ओके। सो यानी रिजर्व का काम है कि भाई बिजनेस को इमरजेंसी में सपोर्ट करना और अननेसेसरी आपको स्ट्रेस से बचाना, तो ये एक मेन आपका काम होता है, तो इसीलिए आपका होता है रिजर्व फॉर कंटीजेंसी बनाते हैं, ठीक है। और ये कैलकुलेशन कैसे होता है तो वो आपको बताया गया है, ओके। बाकी की बातें, और यहाँ पे आपको सम भी दे दी गए हैं, ओके। यहाँ पे दो सम आपको दिए गए हैं, और दो सम शायद मेरी पीडीएफ में कवर है, ऑलरेडी कवर्ड ही होंगे, ठीक है। और फिर भी यहीं से भी आप एक बार कर लेना तो आपका भी काम हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मेरे में तो कवर्ड होगा ही, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर कौन सा था, 2.7, सो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। आई नो गाइस कि ये बहुत, जस्ट 1 मिनट, आई नो कि ये पूरा सिमिलर है, इसलिए यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इस चैप्टर को स्किप नहीं करता, बहुत अच्छा चैप्टर है, बट ओके, फिर भी मैं बता दिया कि ये चैप्टर आपको खुद कर लेना, क्योंकि बहुत इजी अपने इंटर में पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, अदरवाइज मैंने एक भी चैप्टर यहाँ पे आपका एक ऐसे स्किप नहीं किया है, ओके। एक ये स्किप किया है, और आपका एक वो जो आपने लॉ में पढ़ा था वो दो चैप्टर मैंने स्किप किया है, अदरवाइज मैंने कुछ स्किप नहीं किया है, ठीक है। तो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।